इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस मेंस के पेपर 1 के यूनिट 3 के अंदर पहला जो खंड है वो है समाजशास्त्र। भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास। समाजशास्त्र की अवधारणा। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का अध्ययन। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। इसका मतलब होता है समाज और अध्ययन। आधुनिक समाजशास्त्र का प्रारंभ फ्रांस से माना जाता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन व अध्यापन अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में हुआ था। अगस्त काम्टे ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1838 में समाजशास्त्र की विषय के रूप में शुरुआत सामाजिक भौतिकी के नाम से हुई थी। आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे कैसे हुआ। प्रथम चरण 1914 से 1952, द्वितीय चरण 1952 से 1985 और तृतीय चरण 1985 से वर्तमान समय तक माना जाता है। प्रथम चरण के अंदर विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। द्वितीय चरण में समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन चालू हुआ था। तीसरे चरण में समाजशास्त्र का आधुनिकीकरण हुआ है। प्रथम चरण के कुछ दार्शनिक के नाम देखें तो गोविंद सदाशिव घुर्ये थे, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। द्वितीय चरण के अंदर एम.एन. श्रीनिवास हैं। इनके अलावा श्याम चरण दुबे, के.एम. कपाड़िया और इरावती कर्वे भी हैं। तृतीय चरण के अंदर आधुनिक चरण के अंदर योगेंद्र सिंह है, आंद्रे बत्रे हैं। भारत के कुछ प्रमुख समाजशास्त्री। पहला नाम है गोविंद सदाशिव घुर्ये। इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उसमें से पहली है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी। दूसरे समाजशास्त्री हैं एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने ग्रामीण समाज का अध्ययन किया था। इन्होंने अनेक विषयों पर अवधारणाएं दी थी, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और प्रभु जाति। एम.एन. श्रीनिवास की कुछ पुस्तकें हैं इंडियन विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इनके अलावा अगले दार्शनिक हैं के.एम. कपाड़िया। इन्होंने परिवार, विवाह, नातेदारी विषयों का अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू, विवाह एवं परिवार। अगली दार्शनिक है इरावती कर्वे। ये पहली भारतीय महिला मानव विज्ञानी है। भारत में नातेदारी प्रथा का अध्ययन किया था इन्होंने। इनकी पुस्तक का नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अगले दार्शनिक है योगेंद्र सिंह। इन्होंने अवधारणा दी थी भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण पर। इनकी पुस्तक का नाम है कल्चर चेंज इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। कुछ अन्य प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम डी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई। कुछ प्रमुख राजस्थानी समाजशास्त्रियों के नाम है डॉक्टर ईश्वर प्रसाद मोदी, डॉक्टर राजीव गुप्ता, बी.आर. चौहान और एस.एन. दोषी। अगला टॉपिक है जाति। जाति की परिभाषा। जाति समाज का ऐसा खंडात्मक विभाजन है जो कि आनुवांशिकता पर आधारित रहकर अपने सदस्यों के व्यवसाय, खान पान, विवाह पर निश्चित स्थिति में रोक लगाती है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेसिया दी ओर्टा में किया। इसी प्रकार वर्ग क्या है? वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति समान हो, अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होता है। जी.एस. घुर्ये ने पुस्तक भारत में जाति और वर्ग में वर्ग व्यवस्था की विवेचना की है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को आर्थिक आधार पर परिभाषित किया है। मैक्स वेबर ने बाजार परिस्थिति के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया है। जाति और वर्ग में अंतर देखें तो जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। इस जाति को आप ओबीसी जाति की तरह ले सकते हो, एसटी या एससी जाति की तरह ले सकते हो समझने के लिए। वर्ग को आप शिक्षक वर्ग, इंजीनियर वर्ग की तरह ले सकते हो। जाति का आधार जन्म होता है, वर्ग का आधार अर्जित होता है। अर्जित मतलब शिक्षा से, व्यवसाय से अर्जित होता है। जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, वर्ग में खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जाति की सदस्यता प्रदत्त है, हमें मिलती है। वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है, हमें उसको पाना पड़ता है। जाति में अंतर्विवाह होता है, वर्ग में अंतर्विवाह हो यह जरूरी नहीं है। जाति में व्यवसाय निश्चित और परंपरागत होता है, वर्ग में कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होता है। जाति एक स्थिर संगठन है, वर्ग परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जाति व्यवस्था के गुण। जातीय समूहों में परस्पर निर्भरता होती है, सदस्यों में सहयोग की भावना विकसित होती है, प्रजातीय शुद्धता होती है, अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध होता है, वर्ग चेतना का विकास होता है, संस्कृति की निरंतरता पाई जाती है। जाति जन्म आधारित होती है और इसकी सदस्यता प्रदत्त होती है, जैसे जजमानी प्रथा। जाति व्यवस्था के कुछ दोष हैं, जैसे इसने अस्पृश्यता को जन्म दिया है, सामाजिक भेदभाव व कुरीतियों को जन्म दिया है, आनुवांशिकी व्यवसाय है इनका, राष्ट्रीय एकता के अंदर बाधक है, राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी बाधक है और इससे जातिवाद का जन्म होता है। जाति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? यह समाज का एक खंडात्मक विभाजन है, इसमें संस्तरण पाया जाता है, भोजन और सहवास पर
प्रतिबंध होता है, धार्मिक निर्योग्यताएं भी होती हैं, विशेषाधिकार भी होते हैं, इनका निश्चित व्यवसाय होता है और विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं। जाति की उत्पत्ति से जुड़े दो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत और प्रजातीय सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के अब्बे डुबाई ने किया था। राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणों की सोची समझी राजनीति का परिणाम है। प्रजातीय सिद्धांत, इसका प्रतिपादन अल्बर्ट रिजले ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण व अनुलोक विवाह के कारण जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। जीएस घुर्ये ने जाति उत्पत्ति के प्रजातीय व राजनीतिक सिद्धांत दोनों का समर्थन किया है। जाति व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन देखे जा रहे हैं? इनके परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो जाति की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जातिगत निषेधों में परिवर्तन हो रहा है और जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन देखा जा रहा है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कुछ कारक: पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता, औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ रहा है, धन का महत्व बढ़ रहा है, प्रजातंत्र की स्थापना हुई है, यातायात व संचार साधनों की उन्नति हुई है, स्त्री शिक्षा का प्रसार हो रहा है, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हो रहा है, जजमानी प्रथा की समाप्ति हुई है और नवीन कानूनों का प्रभाव। इन सब कारणों से जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। वर्ग की विशेषताएं, वर्ग जब भी आए तो हमें शिक्षक और इंजीनियर वर्ग से को रिलेट करना है। वर्ग के अंदर चेतना पाई जाती है, यह एक खुली व्यवस्था है और सामाजिक परिस्थिति समान होती है इनके लोगों की। स्तरीकरण की मुक्त व लचीली व्यवस्था होती है, इसकी सदस्यता अर्जित होती है। सदस्यता का आधार शिक्षा और योग्यता हो सकती है। समूहों में उच्चता और निम्नता पाई जाती है। वर्ग निर्धारण के आधार क्या हो सकते हैं? ऊंची शिक्षा, धर्म, निवास स्थान, आर्थिक आधार, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति व धन, आय की अधिकता, परिवार व नातेदारी। भारत में सामाजिक वर्गों के कुछ प्रकार बता दीजिए। मालिक और साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग, भूमिहीन किसान और मजदूर वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग। अगला टॉपिक है संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति अपना खान पान, जीवन शैली को त्याग कर किसी उच्च जाति की जीवन शैली का अनुसरण करती है। अवधारणा: एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण में संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित की थी। संस्कृतिकरण की विशेषताएं: इसकी इकाई पूरी जाति या समूह होती है, इसकी प्रक्रिया दीर्घकालिक होती है, यह प्रक्रिया सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित होती है, यह केवल पदमूलक परिवर्तन को दर्शाती है, विशेषकर ब्राह्मण, वैश्य और प्रभु जाति को आदर्श मानते हैं, इसका संबंध संदर्भ समूह से है, यह पूर्व अभ्यासी सामाजिकरण से संबंधित है, यह विषय के रूप में एक जटिल प्रक्रिया है और उधर्वाधर प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण के स्रोत क्या हैं या इसको प्रोत्साहन क्यों मिल रहा है? ऐसे कौन से कारक हैं? पहला तो है धार्मिक कारण, दूसरा है समाज सुधार आंदोलन, इसके अलावा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, नगर बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, आधुनिक शिक्षा आ रही है, संचार एवं यातायात के साधनों की वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक है विसंस्कृतिकरण। डी.एन. मजूमदार के अनुसार जब कोई उच्च जाति अपनी जीवन शैली को त्याग कर निम्न जाति की जीवन शैली का अनुसरण करे तो वह विसंस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण में अंतर देखें। निम्न जाति अपने से उच्च जाति की जीवन शैली का अनुसरण करती है, इसमें उच्च जाति अपनी जीवन शैली त्याग कर निम्न जाति का अनुसरण करती है। यह एक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है, यह एक अधोगामी गतिशीलता है। संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण दोनों में ही सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। पश्चिमीकरण: देश के मध्यम वर्गीय और बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना ही पश्चिमीकरण है। सामान्य शब्दों में पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिम देशों की सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और मूल्यों का पूर्वी देशों द्वारा अपनाना होता है। योगेंद्र सिंह के अनुसार मानववाद और बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण है, जिसने भारत में संस्थागत और सामाजिक सुधार प्रारंभ कर दिए थे। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों ही सामाजिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर: संस्कृतिकरण प्राचीन काल से चला आ रहा है, पश्चिमीकरण ब्रिटिश शासन काल के बाद प्रारंभ हुआ था। संस्कृतिकरण का क्षेत्र सीमित है, जबकि पश्चिमीकरण का क्षेत्र विस्तृत है। संस्कृतिकरण में पदमूलक परिवर्तन होता है, पश्चिमीकरण में पदमूलक भी होता है और संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। अगला टॉपिक है लौकिकीकरण। लौकिकीकरण जब भी आए तो हमें धर्मनिरपेक्षता से उसको रिलेट करना है। यह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धार्मिक और परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे तार्किकता का समावेश होता रहता है। जीवन के व्यवहारों का उद्देश्य धार्मिक न होकर व्यवहारिक हो जाता है।
और इसे ही लौकिकीकरण कहते हैं। M.N. श्रीनिवास के अनुसार लौकिकीकरण शब्द से यह तात्पर्य है कि कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता है। इसका तात्पर्य विभेदीकरण की प्रक्रिया से है। समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक, इन सब पहलुओं के एक दूसरे से अधीन पृथक होने में लौकिकीकरण दृष्टिगोचर होती है। लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व या धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख तत्व। अगर धर्मनिरपेक्षता है इसका मतलब धार्मिकता का ह्रास हो रहा है। इसमें जैसे जैसे जन सामान्य के जीवन में लौकिकीकरण में वृद्धि होती है, धार्मिकता का ह्रास होता जाता है। लौकिकीकरण से तार्किकता आती है। जीवन में हर समस्या तर्क आधार पर देखी जाती है। लौकिकीकरण से समाज में विभेदीकरण हो रहा है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, कानूनी एक दूसरे से पृथक होते जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व या प्रभाव कम होता जा रहा है। अगला टॉपिक है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होती है। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 की आर्थिक नीति से मानी जाती है। भूमंडलीकरण का प्रमुख उद्देश्य विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करके मुक्त व्यापारिक नीति को अपनाना होता है। वैश्वीकरण का जनक समाजशास्त्री रॉबर्टसन है। भारत में वैश्वीकरण का जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। भूमंडलीकरण क्यों बढ़ रहा है या इसको प्रोत्साहित करने वाले कौन से कारक हैं? तकनीकी ज्ञान का विस्तार, उदारीकरण की प्रक्रिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, विदेशी व्यापार का विस्तार, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। भूमंडलीकरण का प्रभाव, इसके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव देखे जा रहे हैं। औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ रहा है, रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ रहा है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ रहा है, कृषि पर प्रभाव पड़ा है और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों को सकारात्मक देखें तो सकारात्मक प्रभाव विश्व व्यापार बढ़ा है, देशों के मध्य संबंधों में सुधार हुआ है, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुई है, रोजगार बढ़े हैं, प्रौद्योगिकी में विस्तार हुआ है, विश्व में एकता में वृद्धि हुई है, महिलाओं की स्थिति सुधार हुई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, सामाजिक चेतना की भावना जागृत हुई है, शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ है। भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पारंपरिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, गरीब देशों की आर्थिक स्थिति में कमी हुई है, लघु उद्योगों का ह्रास हुआ है, विकसित देशों को बढ़ावा मिला है, क्षेत्रीय विषमताएं पैदा हो गई हैं, रोजगार में कमी हुई है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, प्रतिस्पर्धा असमान है, विकास असमान है, विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ है। भूमंडलीकरण के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे लघु उद्योगों की समस्या हो गई, रोजगार की अनिश्चितता हो गई, विकसित देश तो बढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं, प्रदूषण की समस्या हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो गई है। सामाजिक मुद्दे, इसमें पहला मुद्दा है दहेज प्रथा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जो विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष ने विवाह से पहले, विवाह के अवसर पर या विवाह के बाद विवाह की एक शर्त के रूप में दी हो या देना स्वीकार किया हो। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाकर दहेज देना, लेना दोनों को अपराध की श्रेणी में माना है। दहेज प्रताड़ना पर सामान्यतः 3 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव क्या हैं? दहेज प्रथा से पारिवारिक संघर्ष और तनाव जन्मते हैं, गरीब व्यक्ति ऋणग्रस्त हो जाता है, आत्महत्या और शिशु हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बेमेल विवाह, बाल विवाह को नकारात्मक रूप से समर्थन मिलता है, विवाह विच्छेद यानी तलाक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विवाह की पवित्रता का व्यापारीकरण हो रहा है। दहेज प्रथा के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हैं, समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर की हो जाती है, कन्या भ्रूण हत्या होती है, कन्या वध होता है, इन जैसी कुप्रथाओं को जन्म मिला है, स्त्री शिक्षा में रुकावट है, दहेज के लिए बहू को जला दिया जाता है या शारीरिक हिंसा की जाती है। दहेज हत्या क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के तहत यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो उसे दहेज हत्या माना जाता है। दहेज प्रथा को रोकने के कुछ उपाय: दहेज स्वीकार करने वाले व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, दहेज विरोधी साक्षरता कार्यक्रम चलाना चाहिए, दहेज संबंधी मामलों की जाँच हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होना चाहिए, विवाह समारोह की खर्च की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, दहेज प्रथा के विरुद्ध लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। इसी में अगली सामाजिक समस्या है विवाह विच्छेद यानी तलाक। यह अस्वस्थ वैवाहिक संबंधों की वह स्थिति है जिसमें पति पत्नी आपसी सहमति या कानून की सहायता से वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू किया गया है। इसमें 1976 और 1981 में व्यापक संशोधन किए गए और इस अधिनियम में विवाह विच्छेद की व्यवस्था को विस्तृत
एकीकृत रूप प्रदान किया गया है। विवाह विच्छेद होने के क्या कारण है? स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक का व्यभिचारी जीवन बिताना, दोनों में किसी एक द्वारा धर्म परिवर्तन करना, स्त्री या पुरुष का 3 साल तक पागल होना, कुष्ठ रोग से पीड़ित होना, किसी गुप्त रोग से पीड़ित होना, 7 वर्ष तक लापता रहना, तलाक के बिना दूसरा विवाह कर लेना, पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक, अनैतिक आचरण, दोनों के व्यवहार में असामंजस्य होना, किसी दूसरे के साथ में यौन संबंध स्थापित करने पर और अत्याचार या पाशविक व्यवहार करने पर विवाह विच्छेद होता है। अगला टॉपिक है बाल विवाह। यूनिसेफ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का विवाह, चाहे वह लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, बाल विवाह माना जाता है। विधिक दृष्टि से यानी कानूनी दृष्टि से भारत में 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 वर्तमान में भारत सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़के और लड़कियों के लिए एक समान 21 वर्ष करने से संबंधित अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया है, जो अभी प्रक्रियाधीन है। बाल विवाह से रिलेटेड कुछ मूलभूत तथ्य। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है। शहरी क्षेत्रों के अंदर ये 29% है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये 48% है। बिहार और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में लगभग 60% बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह होने के कारण क्या है? गरीबी, लड़कियों का शिक्षा का स्तर कम होना, पितृसत्तात्मक समाज होना, सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, दहेज प्रथा व सामाजिक असुरक्षा की भावना रहती है, जन चेतना की कमी है। बाल विवाह होने से दुष्प्रभाव क्या है? बाल विवाह से निरक्षरता में वृद्धि होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न होती है, अनभिज्ञ बालकों पर उत्तरदायित्व लाद दिया जाता है, निर्बल संतानें उत्पन्न होती हैं, बाल विधवाओं को विधि की समस्या का सामना करना पड़ता है, परिवार का जीवन स्तर गिरता है, पारिवारिक विघटनों का बढ़ना देखा जा रहा है, कुपोषण के साथ ही शिशु और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। बाल विवाह के खिलाफ सरकार के प्रयास क्या हैं? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह गैर कानूनी होता है। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक के कारावास की सजा या दोनों हो सकते हैं। यह एक असंज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय, बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। राजस्थान में बाल विवाह की स्थिति। राजस्थान में बाल विवाहों की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं। हाल ही में यूनिसेफ और UNFPA के सहयोग से राजस्थान सरकार ने राज्य में बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर साझा अभियान यात्रा की शुरुआत की है, जो राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सभी समुदायों को एक एकीकृत मंच पर लाएगा। बाल विवाह रोकथाम के लिए कुछ सुझाव। लोगों में साक्षरता बढ़ाना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, बाल विवाह न करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह संबंधी कानूनों को सही ढंग से लागू करवाना, गरीब और कमजोर वर्ग का विकास करना। अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार। सामान्य तौर पर भ्रष्टाचार से तात्पर्य सत्ता में रहने वाले लोगों द्वारा बेईमानी और धोखाधड़ी के आचरण से लगाया जाता है। भ्रष्टाचार का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? भ्रष्टाचार लोक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति का वह आचरण जिसके द्वारा वह अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए अपने पद या सत्ता का दुरुपयोग करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संगठन है जो भ्रष्टाचार संवेदन सूचकांक निकालता है। उसके अनुसार 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला है। कुल देश थे 176। 2015 में यह 85वां स्थान था। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? नैतिक पतन हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, भौतिकवादी दृष्टिकोण बनता जा रहा है, जनता की उदासीनता है, उच्च जीवन शैली का मोह है, कर्मचारियों का वेतन कम होना है, कठोर कानूनों एवं तुरंत न्याय न हो पाने के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हैं? भ्रष्टाचार से जीवन में नैतिकता का पतन होता है, काले धन में वृद्धि होती है, समाज में हिंसा और अराजकता का जन्म होता है, जातिवाद भाषावाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, भाई भतीजावाद एवं अकर्मण्यता के स्तर में वृद्धि होती है, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा राजनेताओं के प्रति विश्वसनीयता में कमी आती है। भ्रष्टाचार रोकने के कुछ उपाय। पहली बात तो कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, कैशलेस भुगतान पर बल देना चाहिए, सरकार द्वारा बड़े नोटों का प्रचलन बंद करना चाहिए, व्यक्तियों के विशेषाधिकारों को कम या समाप्त कर देना चाहिए, शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, भ्रष्ट तथा अपराधी छवि के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। विशल ब्लोअर संरक्षण संशोधन अधिनियम 2015 क्या है? विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 सूचना प्रदाता की गोपनीयता तथा उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अगर कोई जनसेवक भ्रष्टाचार या पद की शक्ति का दुरुपयोग या अपराध करता है तो इसका खुलासा विशल ब्लोअर
संरक्षण एक्ट 2014 के द्वारा किया जा सकता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ अन्य प्रयास क्या हैं? 1962 के अंदर संथानम समिति की स्थापना की गई थी। 1963 के अंदर सीबीआई की स्थापना, 1964 के अंदर सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। अगला टॉपिक है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे धर्म को नीचा समझना, अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे धर्म से ईर्ष्या करना। इस प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। पृथकतावादी या अलगाववादी सांप्रदायिकता क्या है? इसमें एक धार्मिक समुदाय अपनी संस्कृति की विशेषता को बनाए रखना चाहता है, जैसे असम के अंदर बोडोलैंड। सांप्रदायिकता से हानि क्या हो रही है? आपसी द्वेष बढ़ रहा है, आर्थिक हानि हो रही है, जन हानि होती है, राजनीतिक अस्थिरता आती है, राष्ट्रीय एकता में बाधक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। सांप्रदायिकता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है? सांप्रदायिकता के अनुसार राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है, चुनावों में प्रत्याशी का चयन सांप्रदायिक समीकरण पर किया जाता है, सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिल रहा है, सांप्रदायिक दंगों के लिए सांप्रदायिकता उत्तरदायी है, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा सांप्रदायिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। अगला टॉपिक है निर्धनता। निर्धनता एक सामाजिक अवस्था है, अर्थात समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपने जीवन या स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति भी नहीं कर पाता है। समाज में निर्धनता का कारण क्या है? जनसंख्या का दबाव है, समाज में अशिक्षा व्याप्त है, बेरोजगारी निरंतर है, प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, आय की असमानता देखी जाती है, विकास की दर काफी कम है। निर्धनता का माप कैसे किया जाता है? इसकी दो विधियां हैं, एक सापेक्ष निर्धनता, एक है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता, इससे अभिप्राय दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाले निर्धनता से किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता, इससे अभिप्राय है कि किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता का माप किया जाता है। भारत में तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इन दोनों की सिफारिशों के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है कि व्यक्ति मंथली अपने उपभोग के लिए कितना व्यय करता है, कितना खर्च करता है, उसके आधार पर निर्धनता मापी जाती है। अगला टॉपिक है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख आर्थिक सामाजिक समस्या है। वह व्यक्ति बेरोजगार है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता रखता है और काम करना चाहता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का मूल कारण आर्थिक विकास की धीमी गति और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। बेरोजगारी के अनेक प्रकार हैं, मौसमी, खुली, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, स्वैच्छिक, अनैच्छिक, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है? भारत में निर्धनता है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है, पूंजी निर्माण का स्तर निम्न है, परिसंपत्तियों का वितरण असमान है, उद्योगों की स्थापित क्षमता का उपयोग कम हो रहा है, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, कृषि पिछड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी है, श्रम की गतिहीनता है, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग कम है। गरीबी और बेरोजगारी, इनके उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास क्या हैं? पहली है अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, काम मांगो अभियान, मनरेगा, प्रधानमंत्री युवा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अन्नपूर्णा भंडार योजना, इंदिरा रसोई योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, एम्पावर योजना यानी पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना, जिला गरीबी उन्मूलन योजना। अगला टॉपिक है मादक पदार्थों का व्यसन। मादक पदार्थों की लत का मतलब स्वाबक पदार्थ यानी नारकोटिक ड्रग्स पर निर्भरता है, जो मस्तिष्क को एक सुखद अनुभूति प्रदान करती है और शारीरिक निर्भरता के साथ मानसिक निर्भरता उत्पन्न करती है। मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं क्या है? मादक द्रव्यों के गैर औषधीय प्रयोजन के लिए सेवन की आदत पड़ जाती है। इस दशा में व्यक्ति मादक द्रव्य लेने के लिए विवश हो जाता है। मादक द्रव्य व्यक्ति के जीवन की एक समस्या है और वह मादक पदार्थों को छोड़ने में व्यक्ति को असमर्थ बनाती है। लंबे चिकित्सीय उपचार द्वारा ही इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। व्यसन से व्यक्ति के व्यवहार में और कार्य क्षमता में गंभीर दोष उत्पन्न होता है। व्यसनी व्यक्ति गंभीर शारीरिक और संवेगात्मक नुकसान उठाता है। अनेक प्रकार के रोगों, असामान्य व्यवहार विवादों का जन्म होता है। मादक दवाओं के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला है डिप्रेसेंट यानी अवसाधक, दूसरा है सिडेटिव यानी शामक जिससे नींद आती है, तीसरा है हेलुसिनोजन जिसको विभ्रामक कहते हैं जिससे भ्रम पैदा होता है, उससे अगला है स्टिमुलेट जिसे उत्तेजक कहा जाता है। ये दवाएं सेवन करने वालों के व्यवहार, एहसास और विचार को बदल देती हैं। इनके प्रयोग से मनुष्य आरंभ में अत्यधिक हर्ष, उन्माद और उल्लास का अनुभव करता है, किंतु शीघ्र ही मदहोश एवं उन्मुक्त करने वाली चीजें अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियों को आमंत्रित करने लगती है। बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग रोकने के लिए माता पिता की भूमिका क्या है? बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, उनकी समस्या को गंभीरता पूर्वक सुने और उन्हें सिखाएं कि समस्याओं का किस प्रकार समाधान निकालना
करना है, बच्चों की प्रत्येक गतिविधि तथा उनके मित्र समूह में रुचि ले, स्वयं व्यक्ति के सामने मादक पदार्थ का सेवन न करें और मादक पदार्थों से होने वाली हानियों और दुष्प्रभावों से उन्हें परिचित करवाएं। अगला है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी NDPS एक्ट 1985 कहेंगे। भारत की संसद द्वारा यह एक अधिनियम है जो व्यक्ति को स्वापक औषधि यानी नार्कोटिक ड्रग्स का उत्पादन, निर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन और भंडारण को प्रतिबंधित करता है। अगला टॉपिक है कमजोर और निर्बल वर्ग, जिसमें वृद्ध जन है। वृद्धों को प्राप्त संवैधानिक और विधिक संरक्षण और उपाय क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में वृद्धों के लिए समुचित सहायता प्रदान करने का दायित्व राज्य को सौंपा गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं आरंभ की गई हैं, जो वर्तमान में संचालित हैं। हाल ही में हुई सरकारी घोषणाओं के अनुसार सरकार ने व्यक्तियों द्वारा अपने वृद्ध अभिभावकों की समुचित देखभाल करना अनिवार्य कर दिया है। वृद्ध अपनी बेनाम की गई संपत्ति भी यदि चाहें तो संतानों व उत्तराधिकारियों में वापस स्थानांतरित कर सकते हैं। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999 यह एक बहुआयामी नीति है। इसका उद्देश्य वृद्धों का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। वृद्धाश्रमों की स्थापना। वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं वर्ष 1995 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की है। राजस्थान सरकार ने भी 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं और 58 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पुरुषों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। हेल्पेज इंडिया और एज केयर इंडिया, इनका प्रमुख उद्देश्य वृद्धों के हितों का संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना है। इस संस्थान ने दिल्ली में वृद्ध प्रशिक्षण, शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना की है। एज केयर इंडिया की स्थापना 1980 में हुई थी। यह संस्था भी वृद्धों के कल्याण और देखभाल के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन करती है। वृद्धों की देखभाल हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया प्रयास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1985 में वियना में विश्व वृद्ध सभा का आयोजन किया। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वृद्धजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला है दिव्यांगजन। दिव्यांगता से आशय है कि व्यक्ति में उपस्थित चिकित्सीय दृष्टि से पहचानी जा सकने वाली ऐसी निर्योग्यताओं से है जिसके कारण व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ये निर्योग्यताएं शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। दिव्यांगजनों में नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, निशक्त व्यक्ति होते हैं, बधिर व्यक्ति होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति कम होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, कुष्ठ रोगी होते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ और अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, इटली आदि के सहयोग से अनेक दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दिव्यांगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कानपुर में खोला गया है। भारत में दिव्यांगों के संरक्षण और कल्याण हेतु कुछ विकास कार्यक्रम। संविधान के अनुच्छेद 41 में व्यवस्था की गई है कि राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, बीमारों और बाधितों के लिए कार्य के अधिकार, शिक्षा, जन सहायता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा निर्योग्यता उत्पन्न करने वाले रोगों के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। नेत्रहीनता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, कुपोषण के निवारण के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र या उपकरण खरीदने और लगाने के लिए सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण दिव्यांगजनों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए जिला पुनर्वास केंद्र योजना आरंभ की गई है। दिव्यांगता के सभी प्रमुख क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना, विकास की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने विशेष योग्यजन कार्यालय स्थापित किए हैं। दिव्यांगों को अनेक सरकारी सेवाओं में 3% का आरक्षण, आयु सीमा के अंदर 10 वर्ष की छूट, निवास स्थान के समीप चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा दिव्यांगों को मकान
और भूखंडों के आवंटन में वरीयता दी जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को शैक्षणिक भत्ता भी दिया जाता है। दिव्यांगों के लिए कुछ सरकारी योजनाएं: मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना क्या है? दिव्यांग छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक कोष से दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल, स्कूटर और स्कूटी दी जाती है। आस्था कार्ड योजना है, रियायती दरों पर राशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना है, दिव्यांग दंपति को 50,000 रूपए तक की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना है, विशेष योग्यजन या दिव्यांगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, दिव्यांगों को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पालनहार योजना है, दिव्यांग दंपति को अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। संयुक्त सहायता अनुदान योजना है, दिव्यांग व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु 10,000 रूपए तक के उपकरण लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान में जनजातीय समुदाय, पहली है मीणा जनजाति। यह राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। इसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी कहा जाता है। मीणा का शाब्दिक अर्थ है मीन या मत्स्य। इसकी उत्पत्ति विष्णु के मत्स्य या मीन अवतार से मानी जाती है। मुख्य रूप से ये जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में निवास करती हैं। मीणाओं की दो उपजातियां हैं, एक जमींदार मीणा, दूसरे हैं चौकीदार मीणा। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। आराध्य देवता भूरिया बाबा हैं। मुनि मगन सागर को ये गुरु मानते हैं। मीण पुराण इनका पवित्र ग्रंथ है। रामेश्वरम इनका पवित्र तीर्थ स्थल है जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जहाँ 3 नदियों का संगम है। वह नदियां हैं चंबल, बनास और सीप। मीणा जनजाति में मुखिया को पटेल कहते हैं और इनके कच्चे घर को टापरा या छपरा कहते हैं। अगली जनजाति है भील जनजाति। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। इसका मुख्यतः निवास डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। खपरेल बांस तथा घास फूस से बने घर को कू कहते हैं। अनेक घरों का समूह या गांव पाल कहलाता है। पाल के मुखिया को पालवी या गमेती कहते हैं। यह जनजाति अंधविश्वास, कर्मकांड, जादू टोने में विश्वास करती है। धार्मिक कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। केसरियानाथ ऋषभ देव को कालाजी कहते हैं। इन पर चढ़ी केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। भीलों में अनेक प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, जैसे हरण विवाह, हठ विवाह, सेवा विवाह, परवीक्षा विवाह, क्रय विवाह, जिसे दापा प्रथा भी कहते हैं। अगली जनजाति है गरासिया जनजाति। यह मीणा और भीलों के बाद राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनका मुख्यतः निवास सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पाली है। इनके गांव को फलिया कहते हैं। गांव के मुखिया को सहलोत कहते हैं। सोहरी अनाज भंडारण हेतु कोठियों को कहते हैं। ओसरा कमरे के बाहर का बरामदा ओसरा कहलाता है। गरासिया समाज 2 भागों में विभक्त है। एक है भील गरासिया, दूसरे है गमेती गरासिया। पुरुष अगर गरासिया है, स्त्री अगर भील है तो वह भील गरासिया है। पुरुष अगर भील है और स्त्री अगर गरासिया है तो वह गमेती गरासिया है। गरासिया में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। एक है मोरबंधिया विवाह, पहरावणा विवाह और ताड़ना विवाह। मोरबंधिया विवाह हिंदुओं के ब्रह्म विवाह के समान है। पहरावणा में नाम मात्र के फेरे होते हैं और ताड़ना विवाह में फेरे की रस्में नहीं होती हैं। वर पक्ष कन्या के पिता को वधु मूल्य चुकाता है। आगे है जनजाति से संबंधित कुछ शब्दावलियां। पालवी भील जनजाति में ग्राम के मुखिया को कहते हैं। पाखरिया या ताखरिया किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाले को कहते हैं। अटक भील जनजाति में गोत्र को कहते हैं। कछाबू भील महिला द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरे को कहते हैं। फालू भील पुरुष द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला अंगोछा है। हुर्रे गरासिया समुदाय के अंदर मृत व्यक्ति का स्मारक को कहते हैं। हीडा दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को कहते हैं। हाथीमना नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर तलवार को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। डाम प्रथा भीलों में उपचार करने की विधि है। पीरिया शादी के समय पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा है। देवर बट्टा जब कोई विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह करती है तो उसे देवर बट्टा कहते हैं। चीरा बावसी भील जनजाति द्वारा अपने पूर्वजों की पत्थर की प्रतिमा बनाकर परंपरागत रीति से उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, उसे चीरा बावसी कहते हैं। छेड़ा फाड़ना इसमें पति द्वारा पत्नी के दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से पति पत्नी के संबंध को समाप्त किया जाता है। झगड़ा चुकाना महिला को भगाकर ले जाने वाले पुरुष से मुआवजे के रूप में धनराशि वसूली जाती है, उसे झगड़ा राशि कहते हैं। मीणा भील और गरासिया जनजाति के प्रसिद्ध मेले। रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, गौतमेश्वर मेला, घोटिया अम्बा का मेला, माघ पूर्णिमा पर लगने वाला बेणेश्वर मेला, सियावा का गौर मेला या मणखारो मेला,
केसरिया नाथ जी का मेला। जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ समस्याएं: भाषा संबंधी समस्या, सांस्कृतिक भिन्नता संबंधी समस्या, कृषि की समस्या, भूमि अलगाव की समस्या, स्वास्थ्य और पोषण की समस्या, वन संरक्षण से जुड़ी समस्याएं, ऋणग्रस्तता एवं बंधुआ मजदूरी, संचार का अभाव, शैक्षणिक समस्या और अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं जैसे बाल विवाह, कन्या मूल्य, वेश्यावृत्ति आदि। आदिवासियों का विस्थापन भी एक समस्या है। जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास: जनजातियों की गरीबी और बेरोजगारी को कम किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। आधारभूत संरचना का विकास एवं सुधार किया गया है। आत्मविश्वास एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को चलाया गया है। जनजाति कल्याण हेतु मछली पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी, बंजर भूमि पर वन लगाना, पशुपालन आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम: जनजाति उप योजना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्षेत्रीय विकास के कार्य करने हेतु प्रारंभ की गई ये योजना है। इसके अंतर्गत सिंचाई, फल विकास, बीज, उर्वरक वितरण, फार्म वानिकी एवं सामुदायिक विकास योजना शामिल है। परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, जिसे माडा कहा जाता है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के 44 खंडों में शिक्षा का प्रसार, स्वरोजगार, बढ़ईगिरी, हथकरघा आदि के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। माडा समुदाय योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं जैसे बागवानी, कृषि सुधार, कुओं को गहरा करना, हैंडपंप लगाना, अंश पूंजी के लिए अनुदान दिया गया है। बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम 1979 से जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें शिक्षा, आवास, छात्रावास, निःशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सम्मिलित थे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातियों को दिए जाने वाली कुछ सुविधाएं: कृषि भूमि आवंटन, आवास हेतु भूमि आवंटन, सरकारी सेवाओं के अंदर आरक्षण, सरकारी ऋण, बसों और टेम्पो के क्रय हेतु ऋण, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि एवं भवन निर्माण हेतु अनुदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति और अनुदान के रूप में आर्थिक सहयोग। राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएं हैं: आश्रम छात्रावासों का संचालन, आवासीय विद्यालयों का संचालन, आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन, खेल छात्रावासों व खेल अकादमियों का संचालन, बोर्ड और विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति।